Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Hindi मल्हार। तो अभी तक हमने इस बुक के 3 चैप्टर्स देख लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पानी रे पानी देखने वाले हैं। So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. तो ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। ये 4th चैप्टर है। चलिए रीड करते हैं चैप्टर को। So यहाँ दिया हुआ है चैप्टर का नाम पानी रे पानी। अब रीड करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसे समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। सो हम सभी ने जल चक्र वाला चित्र अपने ज्योग्राफी वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा होगा, है ना। एक बार मैं इसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे उसमें हम बताते हैं कि पानी का साइकिल क्या है। कि पहले समुद्र से ऐसे, जैसे यहाँ पर समुद्र है ना, तो यहाँ से पानी भाप बन के उठा, ऊपर यहाँ पे बादल बने, फिर बादल में ये भाप जो है ठंडी होकर फिर कंडेंसेशन हुआ, यहाँ पर ये इवेपोरेशन हुआ, यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, फिर ये पानी ठंडा होकर नीचे बारिश के फॉर्म में गिरा, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन। अब यही नीचे पानी नीचे आया, नदियों में मिला, तालाबों में मिला, है ना। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता है किसका? पानी का, है ना। जल चक्र बोलते हैं इसको। इसके बारे में दिया है। लेकिन ये पानी आया कहाँ से? ये तो भूगोल की बात हो गई। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, मतलब किताब में तो ऐसा होता है, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज सुनाई देने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। मतलब ये तो एक जल चक्र हमने पढ़ लिया, लेकिन आज जो सिटी का कल्चर आप देखोगे, पूरे टाइम नल में पानी नहीं आता। कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है मोस्ट ऑफ द जगह पर, है ना। हो सकता है कुछ जगह ऐसे जो हर वक्त पानी आता हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि एक समय फिक्स होता है कि इतने से इतने बजे तक पीने का पानी आएगा। सभी लोग बाल्टियां लेके, बर्तन लेके अपने जो पीने का पानी है वो स्टॉक करने लगते हैं, है ना। कहीं कहीं पे बहस भी हो जाती है, तू मैं मतलब कहीं पे बहस भी हो जाती है। और मीठी नींद, मतलब सुबह पानी का टाइम है तो आपको नींद भी त्यागना पड़ता है ना, जगना पड़ता है पानी भरने के लिए, वही यहाँ दिया हुआ है। देन रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो आपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ती जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे लाइन से ये एक घर है, ये एक घर है, यहाँ पर समझ लेते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर, ये एक सेकेंड, ये एक घर है, ये एक घर है, ये एक घर है। अब इनके घर भी पानी आ रहा है, इनके घर भी पानी आ रहा है, इनके घर भी पानी आ रहा है, लेकिन पानी कम कम आ रहा है सबके घर। अब इन्होंने क्या किया, इस वाले घर ने मोटर लगा ली। मोटर से क्या हुआ, इन सबका पानी इधर खींचने लग गया। तो इन्होंने भी लगा ली, इन्होंने भी लगा ली, क्योंकि मोटर से पानी आसानी से आ रहा है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इससे तो जिन लोगों के पास मोटर नहीं होगी उन लोगों के घर तो पानी ही नहीं आएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पर दी गई है। पानी की अब इतनी दिक्कत आ गई है कि पानी अब शहरों में बिकने लगा है। आप देखते होंगे कि पानी की बॉटल्स वगैरह बिकती है ना। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो यहाँ पे गर्मी के मौसम के बारे में कहा है कि पानी की इतनी दिक्कत हो जाती है, जो शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर, इन शहरों में तो इतना ज्यादा भयानक स्थिति होती है कि पीने के पानी तक की भी
व्यवस्था सही से नहीं होती है, अकाल जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना। देन लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है, हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो गर्मी में तो ये हालत है कि पानी नहीं है, और बरसात में ऐसी हालत है कि पानी ही पानी हर जगह दिखता है। बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी हालत हो जाती है कि गाड़ी के आने जाने का रास्ता नहीं रहता, रेलवे ट्रैक्स पानी में डूब जाते हैं। तो हर मौसम में सिचुएशन कैसी होती है वो बताया गया है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब पानी की ही दोनों सिचुएशंस है ना, एक में पानी की अकाल है मतलब कमी है, और एक में बाढ़ आ गई यानी पानी बहुत ज्यादा हो गया है ना। बेहद कम या बेहद ज्यादा दो सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते हैं। फिर जब कभी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। जैसे हम सभी लोग जो थोड़े बहुत पैसे अपनी गुल्लक में जमा करते हैं, गुल्लक यानी पिगी बैंक जिसे आप लोग बोलते हैं, उसमें जमा करते हैं ना। अब जब हमें जरूरत पड़ती है तो उसको तोड़ के हम सारे पैसे एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी ये धरती भी इसी तरह एक खूब बड़ी गुल्लक है, बहुत बड़ी गुल्लक जैसी हमारी अर्थ है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी ये अर्थ है ना, धरती है, गोल है धरती। अब इस पे जैसे बारिश का पानी आ रहा है तो कहीं तालाब है, कहीं झील है ना, कहीं कुछ है, तो इसमें बारिश का पानी जमा होते जाता है जब बारिश होती है तो राइट। अब यही पानी धरती के अंदर रिस रिस के जमा हो जाता है। जब जैसे बोरिंग है या आप देखते होंगे मोटर लगी हुई है, खेतों में बोरिंग है, तो उसमें से पानी निकलता है बाहर की तरफ है ना, और खेतों में लोग किसान डालते हैं तो पानी कहाँ से आता है, धरती के अंदर पानी जमा है। तो जब बारिश आती है तो ये पानी नीचे हुए छिपे हुए जो जल भंडार है उसमें जाकर ये रिस जाता है। पानी ऐसे रिसते रिसते धरती के अंदर जाता है, और जो धरती के अंदर जल भंडार है उसमें पानी जमा हो जाता है, और वही पानी हम बाद में यूज करते हैं है ना, जैसे खेतों में या अन्य कामों के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि जब ये बारिश इतनी ज्यादा पानी हमें दे रही है तो क्यों ना इस गुल्लक में, धरती की जो गुल्लक है, आप देखो यहाँ पर बना के दिया हुआ है, इसमें हम इस पानी को जमा कर ले और बाद में जब हमें जरूरत हो तो हम उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने, देखो यहाँ क्या दिया है, हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। देखो अब जैसे ये खाली कोई जगह थी, जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे तालाब है। अब लोगों को जमीन चाहिए घर बनाने के लिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब इसको ये लोग क्या करेंगे, मिट्टी से भर देंगे, कचरे से भर देंगे और एक समतल भूमि तैयार कर देंगे। इसके ऊपर घर बना देंगे, मकान बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, है ना। तो अब पानी कहाँ जमा होगा, तो बारिश के समय में पानी को जमा होने के लिए जगह ही नहीं बची है। इसीलिए रोड पे, गलियों में आपको पानी दिखता है और पूरी कॉलोनी में या जगह जगह पानी भर जाता है। लेकिन अब ये तो अब गर्मी की बारी आती है, तब क्या होता है कि ये तालाब है ही नहीं, सूखा हुआ है सब जगह, तो
पानी मिलता नहीं है, है ना। तो यही सब कारण यहाँ पर है जो आज हमें ये मुसीबत देखने को मिलती है। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर ये बादल है, अब बादल से बारिश हुई है ना, छत पे देखो पानी गिर रहा है, छत से इस तरीके से पानी को इधर टंकी बना रखी है नीचे जल संग्रहण, उसमें स्टोर कर लिया। तो अब ये जो पानी इसमें स्टोर होगा ये धरती के नीचे रिस जाएगा, है ना, और धरती के अंदर जो जल संचय है जहाँ पे पानी जमा है वहां जाकर ये जमा होने लगेगा। तो जब हमें बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम बोरवेल वगैरह से इस तरीके से पानी निकाल कर और यूज कर सकते हैं। तो वही है कि जल चक्र को हमें सही से समझना होगा और जो ये धरती की गुल्लक है पानी की उसको हमें समय समय पर भरते रहना पड़ेगा। सो अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखा ये एक लेख था। अब इनके बारे में, लेखक के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेखक का परिचय। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी है। संपादक होता है जो न्यूज़पेपर वगैरह में एडिटिंग करते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। आज भी खरे हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ये जो किताब का नाम दिया है आज भी खरे हैं तालाब, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इन्होंने एनवायरमेंट के लिए बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं। ब्रेल लिपि सहित इनका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये सारे किताबों के नाम दिए हुए हैं बेटा, है ना। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान के से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। सो उन्होंने बहुत सारी किताबों का लेखन किया है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं पार्ट से, वो देख लेते हैं। तो मेरी समझ में यहाँ जो सही क्वेश्चन है उस पर हमें स्टार बनाना है और उनका कारण भी बताना है कि आपने वो क्वेश्चंस क्यों चुने, ठीक है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से या बाढ़ आने से? तो हमने इसका आंसर देखा था तालाब और झीलों से, है ना। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। इसका कारण क्या है? तालाब और झीलों में पानी धीरे धीरे धरती में रिसकर भूजल में मिल जाता है। भूजल यानी भूमि के अंदर का जो जल है, इसे भूजल का भंडार भरता है और पूरे साल पानी की जरूरत पूरी होती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? वर्षा का जल संग्रह करने से, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना या बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना? तो इसका आंसर है ये देखो, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना और नदियों का समुद्र में जाकर मिलना। ये सब क्या है? जल चक्र का ही एक पार्ट है ना। सो जल चक्र की प्रक्रिया में समुद्र से भाप उठती है जो बादल बनकर वर्षा करती है, पानी नदियों के माध्यम से फिर से समुद्र में चला जाता है। ये घटनाएं जल चक्र की एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, ठीक है। देन इस बड़ी गलती की सजा आज हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया जा रहा है? जल चक्र की अवधारणा को न समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों को कचरे से पाट कर समाप्त करना, भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। तो इसका आंसर है, तालाबों को हम कचरे से पाट देते हैं, पाटना मतलब भर देते हैं और उस पर घर वगैरह बना देते हैं। तो ये जो हमने गलतियां की है इसकी सजा अब हमें मिल रही है। तो यहाँ पर लिखा है, जब हमने पुराने तालाबों को भर कर उन पर इमारतें बना दी तो वर्षा का जल संग्रह नहीं हो पाया, इससे भूजल का स्तर गिर गया और अब गर्मियों में पानी की भारी कमी हो रही है। अब यहाँ पर मिलान करना है। सो वर्षा जल संग्रहण, इसका मतलब क्या होता है? वर्षा के जल को प्रकृति अथवा कृत्रिम मतलब बनावटी रूप से मानवीय प्रयासों द्वारा धरती में संग्रह करना। प्राकृतिक जैसे कि नदियां हैं, तालाब है, झरने, तो प्रकृति नेचर का है ना, इसमें भी पानी भर जाता है। और एक है हम ह्यूमन बीइंग भी, तो जैसे अभी मैंने दिखाया आपको कैसे बारिश के पानी को संजो सकते हैं ना, वो दिया हुआ है। जल संकट मतलब जल की अत्यधिक कमी होना। जल चक्र यानी जो समुद्र से भाप उठती है फिर वो बारिश बनकर गिरती है और नदियां जो है समुद्र में जाकर मिल जाती है। भूजल यानी जमीन के नीचे का छिपा हुआ जल भंडार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्तियों पर चर्चा। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जैसे पानी आता भी है तो बेवक्त, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसका हमें क्या मतलब दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? तो यह पंक्तियां जल की अनियमितता की, जल सही समय पर मतलब लगातार नहीं आता, नियमित नहीं है, संकट है और जल प्रबंधन की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वह यह बताता है दोनों अकाल और बाढ़ जल की असंतुलित स्थिति है, मतलब संतुलन नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोच विचार के लिए हमें इस क्वेश्चंस को पढ़ने और आंसर करना है। जैसे पहला है, पाठ में धरती को एक बहुत ही बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? सो धरती को एक बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वर्षा का जल जमा होता है जिसे बाद में उपयोग किया जा सकता है। जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, ये कई बार हमने देख लिया। सो सूरज द्वारा, सूरज की गर्मी से क्या होता है, समुद्र में जो पानी है वो भाप बनकर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, बारिश से पानी नदियों में जाते हैं और नदियों के माध्यम से पानी समुद्र में लौट जाता है। फिर यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं, देखो यहाँ पर सिचुएशन, तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो पीने और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा और जीवन संकट में पड़ जाएगा, है ना। फिर है, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? तो यहाँ दिया है, पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, असंभव है ना। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो फिर भी हम कुछ समय अपना बिता सकते हैं, लेकिन पानी नहीं हो, पानी तो एक बेसिक नीड है, अगर नहीं हो तो जीवन पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट इज शीर्षक। इस पाठ का शीर्षक पानी रे दिया गया है, पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ आपको चर्चा करनी है और इसका उत्तर भी बताना है। आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे, तो इसका कारण भी बताइए। तो यहाँ पर दोनों आंसर लिख दिए मैंने। पाठ का नाम पानी रे, पानी इसलिए रखा गया है क्योंकि पानी की महत्ता मतलब इंपॉर्टेंस, संकट जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बचाव कि हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। वैकल्पिक एक और शीर्षक हम रख सकते हैं, धरती की गुल्लक, क्योंकि यह नाम पाठ के मूल भाव को दर्शाता है, पाठ में जो कहना चाह रहे हैं उस बात को दर्शाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों की बात पर बल देना। देखो जब हम बात करते हैं, मैंने कहा मुझे रोटी चाहिए, तो ये हो गया कि मुझे रोटी चाहिए नॉर्मल, लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूं मुझे रोटी ही चाहिए, तो अब ये बात पर हमें जोर दे रही हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी ही चाहिए, है ना। सो हमारी ये धरती भी इसी तरह की एक, ये धरती इसी तरह है, भी लगा दिया और भी हटा दिया, है ना। सो इन दोनों वाक्यों के ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है? भी हटा दिया गया है। उस शब्द को हटा क्या और अंतर क्या है पहचान कर लिखिए। पाठ में ऐसे कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति भाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। सबसे पहले कि भी से जोर देने वाली बात खत्म हो जाती है, बल नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण, बहुत ही जरूरी है तो बहुत जरूरी है और ही लगा दिया तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। यह समस्या सबकी है, यह समस्या है और सबकी लगा देने से इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर काम करना होगा, है ना। ये कुछ वाक्य बुक में दिए हुए थे। नाउ नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। समानार्थी क्या होते हैं? एक जैसे मीनिंग वाले शब्द, है ना, जिनका एक जैसा मीनिंग हो। जैसे सूरज यहाँ दिया है तो इससे सूरज से मिलने वाले शब्द इसमें कौन से हैं? तो सूर्य है ना, मैं आगे बता दूंगी। ऐसे ही भाप यानी जो वेपर्स होते हैं, बादल, हवा, तो यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, आप लिख सकते हैं। सूरज का क्या है? भास्कर, दिवाकर, है ना, दिवाकर, भास्कर, सूर्य भी इसमें ऐड कर सकते हो आप, है ना। तो जैसे यहाँ दिया है सूरज, तो सूरज का होगा सूर्य, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है भास्कर, ये लिख दिया है, दिवाकर लिख दिया है, दिनकर, दिनकर मतलब भी सूरज होता है ना। तो ये सारे क्या समानार्थी, एक शब्द के कितने सारे और शब्द हो सकते हैं जिसका मीनिंग सेम है। भाप माने वाष्प होता है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ जो जो शब्द हो रहे हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं। बादल यानी मेघ, जलद, मेघ, फिर ये रहा जलद, है ना। हवा यानी पवन, वायु, समीर, पवन, वायु, समीर, ठीक है। अब कौन कौन से बच गए? ये वारिद और नीरद, ये हम बादल को कहते हैं ना, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं वारिद, एक सेकेंड, वारिद एंड नीरद, ठीक है। ये होगा समानार्थी शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा है अकाल, अकाल में ये अ आगे ऐड हुआ, अ, इसने काल के शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ बना दिया। तो आगे कुछ चीज ऐड होकर किसी नए शब्द का निर्माण करे तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग, है ना। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और अ आगे लग गया तो अकाल मतलब कुसमय, जिसका कोई समय नहीं हो, ऐसा कोई बुरा समय आ जाए। सूखा, है ना, सूखा भी इसका मीनिंग होता है। सो कुछ शब्द किसी शब्द के आरंभ में लग कर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र में देश लगाया तो प्रदेश बन गया, वि देश बन गया, पर देश बन गया, स्वदेश, स्वदेश बन गया, है ना। ऐसे ही आगे हमें एक्सरसाइज दी गई है तो उसके आंसर में यहाँ बता देती हूँ आपको। जैसे सुपात्र,
तो सुपात्र बन गया। इसे हमें वाक्य भी बनाने हैं। जो मेहनती और योग्य हो वही सुपात्र कहलाता है। अपात्र तो अपात्र, अपात्र को दान देना अनुचित माना जाता है। ऐसे ही आप आगे देख लेते हैं। सो अज्ञान है ना, अ से बनाया अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं हो। अज्ञान से डर नहीं बल्कि ज्ञान की खोज करनी चाहिए। वि और ज्ञान तो विज्ञान है ना, विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान बना दिया। इस तरीके से आप वाक्य क्रिएट कर सकते हैं शब्द बनाकर। देन नेक्स्ट दिया है पाठ से आगे आपकी बात। धरती के गुल्लक में जल राशि की कमी ना हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करिए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वर्षा का जो जल है उसे संग्रहण कर सकते हैं, तालाबों की सफाई कर सकते हैं, जल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, हमें टपक सिंचाई अपनाना चाहिए। जैसे हम बोरिंग का यूज करते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए, तो इसमें एक साथ बहुत ज्यादा पानी जाता है। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन, जैसे एक पाइप लिया और यहाँ पौधा है ना, यहाँ पे पौधा है, तो इसमें यहाँ पर इस पाइप में एक छोटा सा ओपनिंग होगी, जिससे कि ड्रॉप ड्रॉप करके पानी जो पेड़ की जड़ है डायरेक्ट वहीं पर गिरेगी। तो इससे बहुत सारा पानी एक साथ वेस्ट नहीं होता। इसे हम कहते हैं टपक सिंचाई। झीलों की सुरक्षा करना, तो ये कुछ काम है हम कर सकते हैं। इस पाठ में छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करें और जल चक्र का चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना है। हमें अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत करना है। तो आप कुछ इस तरीके से जल चक्र का चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पानी यहाँ ये सूरज की गर्मी से भाप बन के ऊपर उठ रहा है, फिर यहाँ पे बादल बन रहा है, बादल से फिर ये नीचे बारिश में बरस रहा है और यहाँ नदियों में मिलकर फिर से समुद्र में मिल रहा है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अब हमें कहा है इसका विवरण देना है, तो क्या विवरण हो सकता है, देखो यहाँ लिखा है सूर्य की गर्मी से समुद्र से भाप बनता है, फिर बादल बनते हैं, बादल से वर्षा बनती है, वर्षा नदी में जाके पानी मिल जाती है और नदी समुद्र में, है ना। और इसको आप तीर के थ्रू जो मैंने डायग्राम बनाया वो बता सकते हैं। देन नेक्स्ट दिया हुआ है सृजन। कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया, आपको विद्यालय जाना है, आपके घर के समीप भी एक सार्वजनिक नल है। सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट लगाती है ना, सबके लिए जो नल होता है वो। आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंचते हैं, ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक ही नल है और बहुत से लोग आ गए हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किसी प्रकार का विवाद तू मैं ना हो, ये ध्यान में रखते हुए 5 संदेश वाक्य स्लोगन तैयार करना है आपको। जैसे पहले आप भर लीजिए, मैं बाद में भर लूंगा, ऐसा कुछ बोलेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। पानी बांटिए, झगड़ा नहीं कीजिए। पानी सबका है, मिल बांट कर चलिए। तकरार नहीं, समझदारी जरूरी है। अपने हिस्से का ही पानी ले। ऐसे कुछ यहाँ पर अगर स्लोगन लगे हों तो आपस में लोग नहीं लड़ाई करेंगे। देन नेक्स्ट दिया हुआ है सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा गांव या शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई चित्र उभर कर आया होगा, उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके का कोई एक चित्र बना सकते हैं। इसमें बादल है, सूरज है ना, धरती है, घर है, नदी है, सब चीज मैंने बना के दिया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पानी रे पानी। नीचे हम सबकी दिनचर्या से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां यहाँ चित्र दिए हुए हैं। उस चित्र पर बातचीत कीजिए कि जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक है, और उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी खाली कर देते हैं। जैसे ये पानी का यूज किस लिए हो रहा है, नहाने के लिए, पौधों में डालने के लिए। तो कुछ कार्य यहाँ पर ऐसे हैं जो पानी को सेव कर रहे हैं। जैसे तालाब बनाना, तो तालाब बन जाएगा तो इसमें पानी जमा होगा, तो ये आगे के लिए संचय होगा ना, गुल्लक को जल्दी से भर सकते हैं इससे। और कुछ काम ऐसे जिससे हम गुल्लक को खाली कर रहे हैं, जैसे गाड़ी धोने पे बहुत सारा पानी वेस्ट करना, मोटर चलाकर बहुत सारा पानी फालतू में वेस्ट करना, है ना। पेड़ पौधे लगाने से हम पानी को सुरक्षित करते हैं, ये सुरक्षित कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज आपको पहचाननी थी। नाउ सबका पानी, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचय के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करें। परिचर्चा मतलब एक डिस्कशन करना है कि सबको पानी कैसे मिले, उस पर क्या इंपॉर्टेंट बातचीत हुई होगी, तो उस पर मैंने एक डिस्कशन दिया है, ऐसे रिपोर्ट बना सकते हैं। हमारे विद्यालय में सबका पानी विषय पर एक परिचर्चा हुई, इसमें यह विचार रखा गया कि सभी को जरूरत के अनुसार पानी मिलना चाहिए। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए, नलों को खुला ना छोड़े, वर्षा जल का संग्रहण करें, जल को समान रूप से बांटना चाहिए, पाइप में मोटर लगाकर दूसरों को पानी खींचना अनुचित है। इस चर्चा में हमें पानी के न्यायपूर्ण वितरण का महत्व समझ में आया।
ठीक ना। नेक्स्ट दिया हुआ है दैनिक कार्यों में पानी, जो रोजमर्रा के काम है उसमें पानी का। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि आपके घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। इस तालिका के आधार पर पता लगाइए कि घर में दिन भर लगभग कितना पानी खर्च होता है। बाल्टी, घड़े या किसी अन्य बर्तन से माप सकते हैं। आपके माँ और पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, स्नान करने के लिए 2 बाल्टी, खाना बनाने के लिए 3 बाल्टी, कपड़े धोने के लिए 4 बाल्टी। ऐसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सिर्फ एक्टिविटीज दी गई हैं। क्या आपको अपनी आवश्यकता पर पानी उपलब्ध हो जाता है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो कैसे? तो इसका आंसर है हाँ, हमारे क्षेत्र में नियमित पानी आता है क्योंकि नगर पालिका द्वारा समय पर जल आपूर्ति की जाती है। फिर आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में किया जाता है? कहाँ पानी आप इकट्ठा करके रखते हैं? बर्तन जैसे बाल्टी, घड़ा या ड्रम, कभी कभी बड़े कंटेनर में भी पानी इकट्ठा किया जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं जल सुविधा के रूप में जल। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए लोग कैसे टब वगैरह या जो बाल्टी वगैरह है वो लेकर एक नल है और पानी भरने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर पानी का टैंकर है जिससे पाइप से सारे बर्तनों को भरा जा रहा है। यहाँ तालाब से लोग पानी ले रहे हैं। यहाँ देखो पानी को दूर से लाया जा रहा है। अब ये जल रेल, अब ये सब क्या है? इन चित्रों के आधार पर जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में अपने साथियों से चर्चा करनी है और उसका विवरण लिखना है। ठीक है, तो ये आप कैसे लिख सकते हैं? कुछ चित्रों में नल से जल मिल रहा है, ये नियमित जल आपूर्ति को दर्शाता है कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली पानी मिल रहा है। कुछ चित्रों में लोग पानी के लिए लाइन में खड़े हैं, यहाँ पर संकट को दर्शाता है। और टंकी, हैंडपंप या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणाली को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। देन नेक्स्ट इज बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना होता है। पाठ में भूजल स्तर के कम होने के कुछ कारण बताए गए हैं। मतलब धरती के नीचे का पानी क्यों खत्म हो रहा है, तो उसके कुछ कारण दिए, जैसे तालाब में हम कचरा फेंक देते हैं, भूजल स्तर कम होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं पता लगाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों, शिक्षकों और घर के सदस्यों की भी सहायता ले सकते हैं। तो जैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में हम बोरिंग वगैरह का यूज कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, वर्षा का जल संचय नहीं कर रहे हैं, तालाबों और झीलों को पाट देते हैं, भर देते हैं कचरों से, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। भूजल स्तर की कमी में हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? तो कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं, फसलें सूख जाती हैं, पानी महंगा हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। देन आपके विद्यालय, गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पता लगाकर लिखना है। तो कुछ एक्शंस हैं, जैसे वर्षा जल संचयन योजना, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना। जल जागरूकता अभियान, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पुराने तालाबों का पुनः निर्माण, की जो पुराने तालाब है उनको ठीक कराया जाए, साफ कराया जाए, अच्छा कराया जाए। पाइपलाइन की मरम्मत और जल बचत के पोस्टर लगवाना, ये कुछ एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट लेती रहती है समय समय पर, है ना। आपके क्षेत्र में जो एक्शंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो आप बता सकते। देन नेक्स्ट है यह भी जाने वर्षा का जल संग्रहण, जो बारिश से पानी आता है उसको कैसे इकट्ठा करना चाहिए। सो इसको एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा के जल को एकत्र करके वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल उद्देश्य है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र किया जाए। वर्षा जल संग्रहण की तकनीक इस प्रकार की है, छत के ऊपर वर्षा का जल संग्रहण करना इस तरीके से, है ना। यहाँ पर इकट्ठा कर लेना, फिर पाइप के थ्रू ऐसे जमा करना और फिर बाद में यूज करना। सो भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को पाइप द्वारा भंडारण टंकी में पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण मिल जाते हैं, अतः इसका उपयोग करने से पहले इसे स्वच्छ करना आवश्यक होता है। अपने घर या विद्यालय के आसपास, मोहल्ले या गांव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। यदि हाँ तो कौन सी विधि, उसके विषय में लिखिए। यदि नहीं तो अपने शिक्षक या परिजनों की सहायता से इस विषय में समाचार पत्र के संपादन को एक पत्र लिखिए। सो इसमें यही चीजें हैं। देखिए आप इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को समझ सकते हैं, मैंने बता दिया। अब ये आपके जगह पर हो रहा है कि नहीं आप अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक है। अब ये आज की कुछ पहेली है, जैसे वर्षा, नदी, झील और तालाब दिए, इसमें समानार्थी शब्द हमें चुनने हैं। तो मैंने यहाँ मार्क कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे वर्षा को हम बारिश बोलते हैं, ये दिया हुआ है बारिश। नदी को हम सरिता बोलते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है सरिता, है ना। फिर तालाब को हम सरोवर बोलते हैं, ये दिया हुआ है। जल को हम पानी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें समानार्थी शब्द चुनने थे। नाउ आगे दिया हुआ है झरोखे से अपने तालाबों और नदियों में से रिसकर धरती रूपी गुल्लक में जमा होने वाले पानी के संबंध में एक रोचक लेख पढ़ा। अभी हमने एक लेख पढ़ा जिसमें कैसे धरती की गुल्लक में पानी जमा होता है, ये हमने देखा। अब आप तालाबों के बनने के इतिहास के विषय में अनुपम मिश्र के एक लेख
पाल के किनारे रखा इतिहास का अंश पढ़िए। तो ये एक बड़ी सी कहानी है, पाल के किनारे रखा इतिहास, इसका एक अंश दिया गया है, पार्ट दिया गया है। तो चलिए रीड करते हैं। अच्छे अच्छे काम करते जाना, राजा ने कूड़न किसान से कहा। कूड़न एक किसान है जिसको राजा कह रहा है कि अच्छे अच्छे काम करते जाना। कूड़न, बुढ़ान, सरमन और कौराई ये चारों भाई थे। चारों सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर काम करने जाते। दोपहर को कूड़न की बेटी, ये जो किसान है इसकी बेटी, पोटली में खाना लेकर आती है। एक दिन घर से खेत जाते समय बेटी को एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दराती से उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की। अब जब एक दिन वो घर जा रही थी खाना देकर खेत से वापस, तो उसकी बेटी को, वो जो लड़की है, उसको एक पत्थर से चोट लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसके हाथ में दराती थी। दराती से उसने उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, उसने दराती को जैसे ही पत्थर पर मारा ना, उसकी जो लोहे की दराती थी वो सोने में बदल गई, सोने की हो गई। और फिर इस कहानी में बहुत सारी घटनाएं बड़ी तेजी से होने लग गई। पत्थर उठाकर लड़की भागी भागी खेत पर आती है। अपने पिता और जो उसके भाई, वहां चाचा वगैरह थे उसके, वो जो काम कर रहे थे, उनको एक सांस में बता देती है, सारी बातें बताती है कि कैसे जो मेरी कुल्हाड़ी या दराती है लोहे की, वो सोने की बन गई है। चारों भाइयों की सांस भी अटक जाती है। जल्दी जल्दी सब घर लौटते हैं। उन्हें मालूम पड़ चुका है कि उसके हाथ में कोई साधारण पत्थर नहीं है, पारस है। पारस एक कीमती या जादुई पत्थर होता है। वे लोहे की चीज को जैसे ही छूता है पारस का पत्थर, वो सोना बनकर उनकी आंखों में चमक भर देता है। पारस जो पत्थर होता है वो जिस चीज को छू ले वो सोने का हो जाता है। पर आंखों की ये चमक ज्यादा देर नहीं टिक पाती। कूड़न को लगता है कि देर सवेर राजा तक ये बात पहुंच ही जाएगी और तब पारस छिन जाएगा। वो जो पत्थर है, राजा तक जैसे ही बात पहुंचेगी कि इन चारों भाइयों को एक ऐसा पत्थर मिला है पारस का, तो राजा उसे छीन लेगा। तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि वह खुद जाकर राजा को सारी बात बता दे? किस्सा आगे बढ़ता है। फिर जो कुछ घटता है वह लोहे को नहीं बल्कि समाज को पारस से छुआने का किस्सा बन जाता है। कैसे? राजा ना पारस लेता है ना सोना, सब कुछ कूड़न को वापस दे देता है और देते हुए कहता है, जाओ इससे अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। तो राजा ने वो पारस पत्थर उससे छीना नहीं, बल्कि कहा कि तुम ये ले जाओ और इससे अच्छे अच्छे काम करो, जैसे लोगों के लिए तालाब बनवाओ। ये कहानी सच्ची है, ऐतिहासिक है, नहीं मालूम ये कहानी सच्ची है या कोई ऐसे ही कुछ लिखा गया है, ये तो नहीं पता। पर देश के मध्य भाग में एक बहुत बड़े हिस्से में इतिहास को अंगूठा दिखाती हुई लोगों के मन में रमी हुई है। ये कहानी बहुत फेमस है। यहीं के पाटन नामक क्षेत्र में 4 बहुत बड़े तालाब आज भी मिलते हैं और इस कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसने वालों को लजाते हैं। चारों तालाब इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर है। एक जगह है पाटन जहां पर ये 4 तालाब आज भी देखने को मिलते हैं और इन चारों तालाबों के नाम है वो चारों भाइयों के नाम पर है। बूढ़ा सागर, मझगवा में सरमन सागर, कुआं ग्राम में कौराई सागर और कुंडम गांव में कुंडम सागर। सन 1907 में गजेटियर के माध्यम से इस देश का इतिहास लिखने के लिए घूम रहे एक अंग्रेज ने भी इस इलाके में कई लोगों से किस्सा सुना था। फिर देखा परखा था इन 4 बड़े तालाबों को। तब भी सरमन सागर इतना बड़ा था कि उसके किनारे पर 3 बड़े बड़े गांव बसे थे और तीनों गांव इस तालाब को अपने अपने नामों से बांट लेते थे। पर ये विशाल ताल तीनों गांवों को जोड़ता था और सरमन सागर की तरह स्मरण किया जाता था। इतिहास ने सरमन, बुढ़ान, कौराई और कूड़न को याद नहीं रखा, लेकिन इन लोगों ने तालाब बनाए और इतिहास को उनके किनारे पर रख दिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ये तालाब आज भी याद किए जाते हैं और कहीं ना कहीं इन तीनों व्यक्तियों को नाम याद किया जाता है इन तालाब से जोड़कर, है ना। इतिहास में अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि लोगों की भलाई हो तो हमें इतिहास में लोग याद रखते हैं ना। देश के मध्य भाग में ठीक हृदय में धड़कने वाला यह किस्सा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ किसी न किसी रूप में फैला हुआ मिल सकता है। इसी के साथ मिलते हैं सैकड़ों हजारों तालाब। इनकी कोई ठीक गिनती नहीं है। इन अनगिनत तालाबों को गिनने वाले नहीं, बनाने वाले लोग आते रहे और तालाब बनते रहे। किसी तालाब को राजा ने बनाया तो किसी को रानी ने, किसी को किसी साधारण गृहस्थ ने, तो किसी को किसी असाधारण साधु संत ने। गृहस्थ मतलब होता है जो लोग गृहस्थी संभालते हैं, घर संभालते हुए भी अपना काम करते हैं, उन्हें गृहस्थ कहा जाता है। तो कुछ तालाब ऐसे जो अनगिनत तालाब है, ये तो नहीं पता किसने बनाए, लेकिन हाँ किसी राजा ने, किसी रानी ने, किसी गृहस्थ ने, किसी साधु संत ने इन तालाबों का निर्माण कराया। जिस किसी ने भी ये तालाब बनवाया वह महाराज या महात्मा ही कहलाया। एक कृतज्ञ समाज तालाब बनाने वाले को अमर बनाता है और लोग भी तालाब बनाकर समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। तालाब बनाना एक बहुत पुण्य का काम समझा जाता था क्योंकि लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाता था, है ना। अब आगे दिया हुआ है साझी समझ।
पानी रे पानी और पाल के किनारे रखा इतिहास, इन दोनों में से आपको कौन कौन सी बातें समान लगी, उनके विषय में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों में समानताएं हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है। जल संरक्षण पर बल, दोनों में पानी को कैसे बचाना जाना चाहिए, पानी को बचाना क्यों जरूरी है ये बताया गया है। तालाबों का महत्व समझाया गया है। एक में धरती को गुल्लक कहा गया है तालाबों को, और भूजल बढ़ाने में मदद करते हैं तालाब। पूर्वजों की समझदारी में पाल के किनारे में बताया कि कैसे पुराने समय के लोग बिना किसी तकनीक के भी तालाब बनाते थे। पानी रे पानी में ये बताया कि हम अब उन तालाबों को पाट रहे हैं, भर रहे हैं। सामाजिक योगदान की भावना कि दोनों पाठों में लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, जैसे तालाब बनाना, पानी बचाना आदि। कहानी और वास्तविकता का मेल, पहला पार्ट आज की स्थिति को बताता है कि आज कैसे हम अपने जो नेचुरल ये पॉन्ड्स वगैरह है, तालाब है, उनको फिल कर रहे हैं और खत्म करते जा रहे हैं। और दूसरा ये बताता है कि ये कहानी कैसे प्रेरणा देता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जैसे लोगों के लिए तालाब वगैरह बना। ओके, नाउ आगे यहाँ पर इसी पार्ट में दिया है पढ़ने के लिए, विश्वेश्वरैया जी है उनके बारे में कुछ दिया है, चलिए पढ़ते हैं। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती और गर्जन होता, फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियां पानी से भर गई। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ व सुंदर दिखाई दे रहे थे। पंक्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे धान के खेत लहलहा रहे थे। तो यहाँ पर विश्वेश्वरैया, ये जो व्यक्ति है, इनके बचपन की एक इवेंट को बताया गया है, कैसे बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, है ना, बिजली चमक रही है, और बारिश के पड़ने से पेड़ जो है बारिश में धुल गए हैं, हर तरफ हरियाली दिख रही है, धान के हरे भरे खेत दिख रहे हैं, राइट। जहां विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था, उसमें भंवर भी उठ रहे थे। उसने एक जल प्रपात का रूप धारण कर लिया था। वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, वे छोटा सा लड़का बुदबुदाया। अब उन्होंने देखा कि एक पानी की धार बह रही है और उसमें इतना फोर्स है, इतनी ज्यादा ताकत है इस पानी की धार में कि वो अपने साथ एक बड़े से पत्थर को बहा कर ले जा रही है। ऐसे ही विंड मिल का हमने देखा था कि कैसे हवा जो है पवन चक्की को चलाती है और उससे हम बिजली बना सकते हैं, राइट। सो ये जो शक्ति है, जो नेचुरल फोर्स है, इनको हम और ज्यादा डिटेल में जानना चाहिए हमें। ये ऐसा ये लड़का जो है बुदबुदाया, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। वह उसे तुरंत पहचान गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह कमजोर और भूखी लग रही थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा वह इतनी गरीब क्यों है। अब उसने एक व्यक्ति को देखा जो उस बारिश में ताड़ का जो पेड़ होता है उसके पत्ते को लेकर छाते की तरफ से पकड़कर खड़ी थी और बहुत गरीब थी। उसके बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे। फिर विश्वेश्वरैया सोचने लगी कि वह इतनी गरीब क्यों है। उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया। वे परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे। वे अपने अध्यापकों से भी जिरह करते थे। जिरह मतलब डिस्कशन। वे उन्हें प्रकृति के बारे में पूछते, ऊर्जा से कौन से प्रचलित स्रोत हैं, कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसे सूर्य की जो रोशनी है या लाइट है, हीट है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, हवा से कैसे हम और चीजें आविष्कार कर सकते हैं, राइट। तो ये उनके अंदर जिज्ञासा थी सब कुछ जानने की। वे ये भी पूछते कि आखिर लोग इतने गरीब क्यों हैं, नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है, वे झोपड़ी में क्यों रहती है, क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। अंतर्दृष्टि मतलब उनके अंदर से ज्ञान आने लगा कि क्या प्रकृति में किस तरीके से होता है। उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा जानते जाएंगे उतना ज्यादा ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। उसे बिना रुके सीखते रहना चाहिए, तभी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल सके जो उन्होंने उठाए थे। जो प्रश्न उन्होंने किए थे उनका आंसर उनके ज्ञान प्राप्ति में ही छुपा हुआ है। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर तक छात्र बने रहेंगे, स्टूडेंट बने रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी था। इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी थी। विश्वेश्वरैया महान हुए, ये क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में ये डिसीजन लिया कि वे जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। अब आगे देखते हैं। अब उनके बारे में दिया है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, अब कर्नाटका में है, वहां पर
वहाँ के मुद्दे नाहली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे, जो डॉक्टर हुआ करते थे पुराने समय में, वो थे उनके पिता। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्सगुंडम से यहाँ आए और मैसूर में बस गए थे। पहले उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, अब मैसूर में वो रहने लग गए थे, जो कर्नाटक में है। 2 वर्ष की आयु से ही उनका परिचय रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों से हो गया था। मतलब जब वो 2 साल के थे तभी इन चीजों के बारे में वो जानते थे। ये कहानियां हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाती थी। कहानियां शिक्षाप्रद व मनोरंजक थी। इन कहानियों में उन्हें ईमानदारी, दया, अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। आत्मसात करना मतलब कि उन्हें पता चला कि कहानियों में ईमानदारी का क्या रोल है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन फॉलो करने से क्या होता है, ये सब चीजें कहानियों में हुआ करती थी। विश्वेश्वरैया चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े थे। जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीत गाने को कहा गया तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है। उपनिवेश क्या होता है? ऐसा देश जैसे ब्रिटेन आया हमारे देश में, उन्होंने हमें उपनिवेश बना लिया, मतलब उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। तो भारत किसी और राज्य, किसी और देश का है, मतलब उनके कंट्रोल में है, उसे कहते हैं उपनिवेश। तो ये उन्हें तब पता चला जब अंग्रेजों का एक गीत गाने को उन्हें कहा गया जिसका नाम है गॉड सेव द किंग। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार न था। भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। देन क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? यह प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहा। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी और उनके जीवन में यह अंत समय तक जलती रही। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। क्या वे अपनी पढ़ाई जारी रखें? इस प्रश्न पर तब तक विचार हुआ जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रामैया के यहाँ रह सकता हूँ, वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूंगा। अब क्या हुआ, 14 वर्ष के जब वो हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब आगे उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो माँ से क्वेश्चन करने लगे, क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ आगे की पढ़ाई के लिए? मैं मामा के साथ रह सकता हूँ, वहाँ कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। और उनके मन में ये जो क्वेश्चंस थे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया, तो क्या इस कारण हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो गरीब हैं? जो बचपन में उनके क्वेश्चन आते थे वो सारी चीजें उनके मन में घूमती रहती थी। अब आगे क्या हुआ, माँ ने क्या कहा, पर बेटा तुम्हारे मामा अमीर नहीं है, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? उनकी माँ ने तर्क दिया, अम्मा मैं अपनी जरूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा, कि मैं खुद काम करूंगा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, अपनी फीस देने और पुस्तक खरीदने के लिए मैं काफी धन कमा लूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा। विश्वेश्वरैया ने अपनी माता को समझाया कि उन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि वे अपना खर्चा खुद उठा लेंगे, मामा पे बोझ नहीं बनेंगे। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही और इस कारण वह एक व्यवहारिक व्यक्ति बन गए। ये उनके जीवन का सार था और उनका संदेश था, पहले जानो फिर करो। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने। यही विश्वेश्वरैया जिन्होंने जीवन पर्यंत हमेशा सीखने की कोशिश की, वही बड़े बनकर क्या हुए, एक महान इंजीनियर बने। ओके, ये पाठ लिखा गया है आर के मूर्ति जी द्वारा, जिसमें अनुवाद जो इसका किया गया हिंदी में सुमन जैन जी द्वारा किया गया है। विद दिस स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।